आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2018 का फिर से क्वेश्चन है, देखिए 2018 के क्वेश्चन लिख रहे हैं हमें अभी। of the one of the following can apply alliance introduced by the Lord Wellesley not apply of subsidiary alliance by Lord Dalhousie। तो सहायक संधि ने लाई थी। जो चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है के बारे में। फर्स्ट, इन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन रूलर। यहाँ पे अदर्स एक्सपेंस ऐसा वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ध्यान में रखना है, सही है। सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस का ये मेन ऑब्जेक्टिव था ही, प्रोविजन भी थी। भारतीय जो कहीं ना कहीं किंगडम से भारतीय जो राज्य है, एम्पायर है, साम्राज्य है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज प्रोटेक्शन दे अपनी आर्मी सहायता के लिए भेज के, ठीक है। और उसका सारा कहीं ना कहीं मेंटेनेंस, सारा जो खर्चा है कौन देगा? तो इंडियन पावर है के लिए ये प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वो देगा। पहला सही है। कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन के डेंजर से भारत को सेफ रखना, ये तो डेफिनेटली सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि का था, ध्यान में रखना है। और एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंट फॉर द इंडियन, कहीं ना कहीं इंडियन जो स्टेट्स है, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हो, छोटे किंगडम, बड़े एम्पायर हो, सबको क्राउन के अधीन लाना और क्राउन की सुप्रीमेसी या पैरामाउंसी के ऊपर कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करनी है, ये तो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव था। पैरामाउंसी का जो कंसेप्ट वो है, यह एक्ट 1784 के हिसाब से आया था। पैरामाउंसी का जो कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं पिट या एक्ट 1784 में डिस्कस किया गया था। उसमें डायरेक्टली पैरामाउंट से ऐसा वर्ड यूज नहीं किया था। इन टेरिटरी पोजीशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, टेरिटरी इन पोजीशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लाइक अ पोजीशन ऑफ क्राउन, क्राउन का पोजीशन। एक्ट में क्या बोला गया? जो भारत में टेरिटरी है, भूमि है इंडिया कंपनी की, वो क्राउन का पोजीशन हो, वो कंसेप्ट पैरामाउंट से बन गया था। टेरिटरी अलायंस या सहायक संधि डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था, मतलब यहाँ सही आंसर क्या है? ये जो तीनों टिक मैंने किए हैं वो सही आंसर नहीं है, वो तो उसके प्रोविजन थे ही। यहाँ पे डज नॉट पूछा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट अप्लाई, डज नॉट में दिखेगा secured a fixed income for the company, secured the fixed income for the company, ये उसका ऑब्जेक्टिव। secured the fixed income for the, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। कंपनी के लिए जो फिक्स इनकम चाहिए था, ये परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था। ये जो फिक्स था के लिए परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था। और यहाँ पे कंपनी वर्ड यूज किया है, यहाँ से ही आपको क्लू मिलेगा, यहाँ से ही आपको क्लू मिलेगा। हाँ, सब्सिडरी अलायंस में जो इंडियन रूलर क्या देंगे अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आर्मी का खर्चा होगा। आर्मी के लिए एक फिक्स इनकम मिल रहा है। यहाँ पे तो फिक्स पर कंपनी वर्ड यूज किया, कंपनी के लिए इनकम, बेसिकली कंपनी के लिए अगर चाहिए वो परमानेंट सेटलमेंट द्वारा लाया गया था। करेक्ट आंसर, ये सारे सही है ओवरऑल फीचर्स में, संदर्भ में कि सही, बाकी सही। आपसे आपको आगे देखते हैं। Which among the following events happen earliest? 2018 का क्वेश्चन, कंटिन्यूस 2018 के क्वेश्चन। और देखिए ये नया पैटर्न है या नया तरीका है यूपीएससी का क्वेश्चन। कल चार ऑप्शंस दिए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चार ऑप्शंस दिए हैं। और ऐसा भी नहीं बोला है कि इवेंचुअली अरेंज करिए, ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करिए,
क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग करिए कुछ। ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन अर्लीस्ट, 2018 का क्वेश्चन। फर्स्ट, दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश आर्य समाज। बी, बंधु मित्र रोट नील दर्पण। सी, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ। एंड डी, सत्येंद्रनाथ टैगोर रोट, और सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकेम फर्स्ट इन Rabindranath Tagore became the first Indian succeed into the ICS। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी इसमें क्या है, देखिए ये सारे इवेंट्स हमने पढ़े होते हैं और बार बार हम डिस्कस भी करते हैं। हमें कोई ईयर याद नहीं रखना है, कोई डेट्स याद नहीं रखना है, पर जो इवेंट्स है, इवेंट्स सारे हम पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते मैंने ये भी बताया है कि आपको इवेंट कुछ पता होने चाहिए, बट उसका सीक्वेंस अपने आप पता चलता है आपको। उसका सीक्वेंस याद रखने की भी जरूरत नहीं है। इवेंट और इश्यूज के ऊपर जब हम फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका सीक्वेंस फॉलो करते ही, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसका सीक्वेंस। एक सिंपल एग्जांपल में हम देखते हैं वो कैबिनेट मिशन, इंडियन इंडियन एक्ट, ये सारा हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, बहालवारी सेटलमेंट सारा पढ़ते हैं। अभी यूपीएससी का कोई भी एस्पायरेंट हो, ने बेसिक पढ़ा है, अगर जिसको एबीसीडी पता है, आइडिया है, वो 100% ये बता पाएगा कोई क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारा लास्ट में आएगा। और रैयतवारी सेटलमेंट, महालवारी सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट, ये सारा शुरुआत में आएगा जब से मॉडर्न हिस्ट्री में। कोई याद रखने की जरूरत पड़ती है कि नहीं है, अपने आप वो चीजें पढ़ते पढ़ते सीख होता है। वजह से कभी भी ईयर या डेट्स वगैरह याद नहीं रखना है, बट कोई भी इशू हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी पर्सनैलिटी हो के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ऑलरेडी वो सीक्वेंस रहता है। बस उस सबकॉन्शियस माइंड को भी थोड़ा सा एक्टिव करना है, हमें आंसर मिल। स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज लोग जानते हैं। अभी हमें ईयर वगैरह पता नहीं है, पर इतना तो पता है कि वो 19 से, स्वामी दयानंद सरस्वती वो 19 से, तो 19 से देखते हैं। बंधु मित्र रोट नीले दर्पण, बंधु मित्र रोट नीले दर्पण, थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है। कौन ये दीनबंधु मित्र है, कौन क्या है ये नीले दर्पण, थोड़ा बाद में देखते हैं। फिर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ, इनके बारे में तो पढ़ा हुआ है, हमें पता है कब है, ये भी 19th सेंचुरी में ही है, तो 18th सेंचुरी में है नहीं। जब शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना रूल शुरू किया, 80 बक्सर के बाद, तो हम वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, या वेलेस्ली का सहायक संधि वगैरह पढ़ते हैं। क्या तब हमने बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय पढ़ा है? नहीं। कहीं ना कहीं ये जो नाम दिख रहे हैं, ये नाम तभी आएंगे जब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आए। लॉजिक कैसे लगाना देखिए, लॉजिक कैसे लगाना देखिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब आए, अभी ये सब नाम हमारे सामने आ रहे हैं ना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कब आए? 19वीं शताब्दी में ही आए थे, 19वीं शताब्दी में ही आए थे, बट 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में आए थे या फर्स्ट हाफ में आए थे, शताब्दी के पूर्वार्ध या प्रथम चरण या फर्स्ट हाफ में आए थे। और जब ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आया, तब उसने भारत में एक जो जन जागृति फैलाई, तब धीरे धीरे जाके भारत में क्या है, पुनर्जागरण हो गया। और कहीं ना कहीं भारत और खास करके बंगाल में फिर जो पुनर्जागरण हो गया, और साथ ही साथ राष्ट्रवाद निर्माण होने लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमें दिखेगा बहुत सारे भारतीय हमारे भाषा के न्यूज़ पेपर है, जिसको वर्नाकुलर लैंग्वेज के, वो भी आने लगे। बहुत सारे जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स खुद पढ़े लिखे अभी थे पुनर्जागरण के बाद, उन्हें इंग्लिश और अपने अपने मातृभाषा में, बंगाली हो, मराठी हो, या दक्षिण भारत की कोई भाषा हो, या हिंदी हो, सब में लिखना शुरू किया था।
और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पद्य को ले सकते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ा होता है। ये भी 19th सेंचुरी में है, लेकिन 19th प्रथम चरण या पूर्वार्ध में नहीं, उत्तरार्ध में होनी चाहिए, सेकंड हाफ में होनी चाहिए। मतलब हमें ध्यान में लेना है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के आसपास है। कांग्रेस के बाद में हो सकते हैं, कांग्रेस से थोड़ा पहले हो सकते हैं, बट कहीं कहीं सेकंड हाफ 19 का ये हमें ध्यान में आता है। ठीक है, कैसे आ रहा है, हमें लॉजिक कैसे लगाना है, ध्यान में रखना है। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन, सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू सक्सेस आईसीएस। ये भी हमने पढ़ा होता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो पता होता ही है कि वो पहले आईसीएस है। का नाम तुरंत ऐसे ऐसा भूलेंगे नहीं हम लोग। ये नाम ऐसा है कि तुरंत ऐसे भूलने वाला नाम नहीं है। कि जिस करियर के लिए हम आ रहे हैं, तो सबसे पहले आईसीएस कौन थे, भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। का नाम भूलने का चांस नहीं है। पर अभी नाम भूलने का चांस तो नहीं है। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे पहले से पहला क्या हुआ था, कौन सी इवेंट हुई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये भी 19वीं शताब्दी में है, ये भी बताया हमको, शताब्दी में है। तो मतलब सारा ही कुछ 19वीं शताब्दी में दिख रहा है। ये फिर भी बंधु मित्र के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी सारा 19वीं शताब्दी में है। पर हमें एक चीज तो पता है, अभी ये बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय का तो पता चल गया, शताब्दी के उत्तरार्ध में आएंगे या दूसरे भाग में आएंगे, चरण में आएंगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है और बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है, ये कांग्रेस के आसपास इनका नाम आता है। कांग्रेस जब आपकी स्थापना हुई थी, आसपास इनका नाम आता है। भले ये कांग्रेस कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, कांग्रेस की स्थापना में डायरेक्ट योगदान होगा नहीं होगा वो बात अलग है, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस के इर्द गिर्द 1885 का जो समय है, कालखंड में हम 1880 से लेके 1890 90 तो 1880 से लेके 1890 तक हम ले सकते हैं। ठीक है? बात आ गई, करेक्ट। ये बात तो आ ही गई। फिर होता क्या है, ये बात अगर आ गई फिर हमें क्या दिखता है, सत्येंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो ये भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है, शताब्दी के सेकंड हाफ में है। बट ये 1880 1890 के पास नहीं जा सकते। वह ये था, आईसीएस में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, कैसे करना है, आईसीएस में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, भारतीयों को आईसीएस में आने का मौका मिलना चाहिए, के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी। और लॉर्ड डलहौजी तो 1857 की क्रांति के पहले थे। और फिर जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई, उसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय हो गए आईसीएस वाले। मतलब 1857 की क्रांति के तुरंत बाद कहीं ना कहीं ये हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस बने हैं। तो हम 1800 हम क्या है 1860 से लेके 1870 के दशक में डाल सकते हैं। तो हम क्या डाल सकते हैं, 1860 से लेके 1870 के दशक में डाल सकते हैं। ठीक है, आंसर की तरफ कैसे आना है आप देखिए। अभी स्वामी दयानंद सरस्वती, इसको हमने 19वीं शताब्दी में रखा है। फिर से सोचिए, पूर्वार्ध में आएंगे या उत्तरार्ध में आएंगे। तो हमें एक पता है कि पूर्वार्ध में जो लगभग ब्राह्मण समाज और राजा राम मोहन रॉय थे, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आए थे, जो आंदोलन आया, उसमें ब्राह्मण समाज और राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती और पुनर्विवाह, ये सारी इश्यूज ज्यादा आते हैं। और एक दो नाम आते हैं जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर वगैरह, ये सारे नाम आते हैं, ये केशव चंद्र सेन का नाम आता है। बट हमारे पास या हेनरी वाइवियन डेराजियो, ये सारे नाम शताब्दी के पूर्वार्ध में आते हैं। शताब्दी के उत्तरार्ध में ये नाम नहीं आते। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका नाम 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नहीं आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम शताब्दी के पूर्वार्ध में नहीं आता है, तो उत्तरार्ध में आता है। कहीं ना कहीं 1800, ये फिर से कांग्रेस के आसपास का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापन हुआ के आसपास ही स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज था। जाहिर सी बात है, तो भी हम कहाँ ले सकते हैं, 1870 से लेके 1800 या 1880 के आसपास।
तो जाहिर सी बात है फिर हमें एक रफ आइडिया लग रहा है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फिर रविंद्रनाथ टैगोर आईसीएस बनेंगे। फिर हमारे पास क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आता है। और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो उसका आनंद मठ आता है। बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या आता है, आनंद मठ आता है। तो फिर भी अभी एक ऑप्शन बाकी है। ये बंधु मित्र, ही रोट नील दर्पण। अभी इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन है ये। तो कोई बंगाल के लगते थे, लगते तो कोई बंगाल के है, इंटेलेक्चुअली है, पर इनको 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ले, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ले, नहीं पता नहीं चल रहा है। एक क्ल्यू मिलेगा, नील दर्पण। एक क्ल्यू क्या मिलेगा, नील दर्पण। लोगों के ऊपर ज्यादा वर्ड्स के ऊपर 2-4 बार फिर से रिपीट करिए, नील दर्पण, नील दर्पण, नील दर्पण। आओ फिर याद आएगा, अरे नील दर्पण तो कहीं ना कहीं नील विद्रोह या ईगो रिवॉल्ट से कनेक्टेड है। नील दर्पण तो कहीं ना कहीं नील विद्रोह इस नाम की कोई इवेंट मॉडर्न हिस्ट्री में है क्या? यस वी हैव रिवॉल्ट या नील विद्रोह। तो इंडिगो रिवॉल्ट या नील विद्रोह कब हुआ था, फिर से ईयर तो याद नहीं आ रहा है, बट इतना याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। तो क्रांति के बाद हुआ था, तब वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। जाहिर सी बात है सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही आईसीएस बने थे। और दर्पण जो है वो भी उसी समय लिखा गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय। मुसीबत आ गई, दोनों एक ही समय में आ रहे हैं, बहुत पास पास है, दोनों लॉर्ड कैनिंग के अंदर है, लेकिन पहला क्या हुआ बाद में क्या हुआ। फिर थोड़ा सा ध्यान देना है, जो है और 1857 की भी क्रांति हुई। क्रांति के बाद तुरंत हमारे क्या है, नील विद्रोह, मतलब किसानों का विद्रोह है। विद्रोह किसका है, किसानों का है। 1857 की क्रांति से पहले भी किसानों के विद्रोह देखे गए थे, क्रांति के बाद भी किसानों के विद्रोह देखे गए। और कहीं ना कहीं क्या है, जो पहले हुआ था कैनिंग 1857 की क्रांति के बाद जब वाइसरॉय बने तो नील विद्रोह के साथ डील करना पड़ा था। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस बने, कैनिंग का लगभग करियर भारत में खत्म हो रहा था, तब जाके आपको आइडिया आएगी दर्पण जो है पहले लिखा गया था, बाद टैगोर जो है आईसीएस बने। आपको दिखेगा स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आया, लास्ट में बंकिम उपाध्याय का आनंद मठ आया। तरीके से आपको एकदम रैंडम जो आपको क्वेश्चन दिया है, जनरल टू स्पेसिफिक, ये जो अप्रोच होता है ना, जैसे सी सेट में हम वेन डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, सेट में हम वेन डायग्राम करते हैं ना, ये इसका पार्ट है, वो उसका पार्ट है, वो उसका पार्ट है, फाइनली ये जो अप्रोच होता है रैंडम से आपको स्पेसिफिक तक आना है, ये अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक, सी सेट का थोड़ा लॉजिक और रीजनिंग थोड़ा सा यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तब जाके आप आंसर के करीब आओगे। 50 में भी आने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी। यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जैसा है, सारी चीज़ें पड़ी होती है, सारे नाम पता है हमको, के नाम है, उनके काम भी पता है, वो समय या कालखंड कैसे है तो लाने में थोड़ी सी मशक्कत होती है। जब आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब सारी ये चीज़ों के ऊपर काम करिए, ताकि एग्जाम के प्रेशर में हाफ अ सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, हाफ अ सेकंड नहीं, हाफ अ मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर सही अटेम्प्ट कर सकते। क्वेश्चन ऐसे है कि ये छोड़ने वाले क्वेश्चन, हम बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना भी आना चाहिए, छोड़ना सीखना चाहिए। तो मतलब ये भी नहीं कि हर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क लेनी ही पड़ेगी। कैलकुलेटेड जो रिस्क होती है, हमें अननेसेसरी रिस्क लेनी नहीं है। पता है सामने कुआं है और हम तैर नहीं सकते, एक सामने खाई है, तैरना तय है, ऐसी वाली रिस्क लेनी नहीं है। जो कैलकुलेटेड रिस्क है, तो रिस्क लेके हम आगे जा सकते हैं, वैसी रिस्क लेनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन कैटेगरी है, क्या आपको आंसर दे सकते हैं। तो रिवीजन और प्रैक्टिस में इसके ऊपर काम करो, डेफिनेटली एक्चुअल एग्जाम में आप सही मार्क कर पाओगे।
ऐसे क्वेश्चन